मास ऑफ अर्थ आज का हमारा टॉपिक है। मास ऑफ अर्थ हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। देखें, ज़मीन इतनी बड़ी है कि आप उसे किसी ज़ाहिर डिवाइस के साथ तो मेजर कर नहीं सकते। आज तक इस दुनिया में तो ऐसा कोई तराजू बना ही नहीं है जिसकी मदद से आप मास ऑफ अर्थ मालूम कर सकें। लेकिन हम न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को यूज़ करते हुए न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को यूज़ करते हुए मास ऑफ अर्थ को बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए आप इस तरह से तसव्वुर कर लें, आ जाएं, बैठ जाएं। हमने ये अज्यूम कर लिया है कि ज़मीन के सरफेस के ऊपर कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। ऐसे समझ लें ज़मीन का सरफेस है, उसके ऊपर ऐसे समझ लें एक छोटा सा फुटबॉल है जो ज़मीन के सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है। तो आप मुझे ये बताएं, क्या इस फुटबॉल के दरमियान और ज़मीन के दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अमल करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, एग्जैक्टली, क्योंकि हमने लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में यही पॉइंट पढ़ा है कि इस यूनिवर्स की तमाम तर चीज़ें एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। इसी अजम्पशंस को इस्तेमाल करते हुए हम मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट कर लेंगे। वन बाय वन इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट देयर इज एन ऑब्जेक्ट lying on the surface of earth। अच्छा, अगर हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल देयर इज एन ऑब्जेक्ट lying on the surface of earth, देखें, अगर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास चाहिए होगा और दूसरे नंबर पर उनके सेंटर्स के दरमियान का फासला चाहिए होगा। तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि लेट मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू स्मॉल एम, यानी ऑब्जेक्ट के मास को हमने स्मॉल एम से शो किया हुआ है। मास ऑफ अर्थ इसको हम अज्यूम कर लेते हैं कैपिटल एम और ई। कैपिटल एम इसलिए यूज़ किया है कि ये लार्जर मास है और ई इसलिए यूज़ किया है कि क्लियर हो जाए कि ये मास ऑफ अर्थ है। द डिस्टेंस between their centers is equal to radius of earth, यानी उनके सेंटर्स के दरमियान जो फासला है वो ऐसे समझ लें कि वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। अच्छा, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर क्यों है? रेडियस ऑफ अर्थ तो ज़मीन के सेंटर से लेकर इस ज़मीन के सरफेस तक होगा, फिर उस ऑब्जेक्ट का जो फासला है वो तो इसमें शामिल नहीं होगा। लेकिन अगर आप कंसीडर करें तो ज़मीन बहुत बड़ी है, उसका जो रेडियस है वो हज़ारों किलोमीटर्स के अंदर आएगा, लेकिन हमने इस मास को एक छोटा सा ऑब्जेक्ट तस्वर किया हुआ है। जैसे समझ लें एक फुटबॉल है तो उसका रेडियस कितना होगा, कुछ सेंटीमीटर्स होगा। तो अगर मैं उन सेंटीमीटर्स को इग्नोर कर दूं तो कोई फ़र्क पड़ेगा? ज़ाहिर है ज़मीन का जो रेडियस है वो हज़ारों किलोमीटर्स में आता है, जबकि फुटबॉल का जो रेडियस है वो चंद सेंटीमीटर्स में आता है। इसलिए हम जो रेडियस ऑफ स्मॉलर ऑब्जेक्ट है उसको इग्नोर कर देते हैं, यानी हमने इग्नोर कर दिया द रेडियस ऑफ स्मॉलर ऑब्जेक्ट। तो इनके जो सेंटर्स के दरमियान फासला हो गया वो किसके बराबर हो गया?
रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो गया, जिसको हमने नाम दिया हुआ है RE। ये तो मैंने बना लिया डेटा। तीन चीज़ें हमने ले ली, ऑब्जेक्ट का मास ले लिया स्मॉल m, ज़मीन का मास कितना कंसिडर कर लिया कैपिटल M और E, और इनके तो अब देखें फासला भी हमने कौन सा ले लिया है, जस्ट रेडियस ऑफ अर्थ ले लिया। अब हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को इस्तेमाल करेंगे और इनके दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जो पैदा होगा, वो मालूम करना चाहते हैं। अच्छा देखें, देयर विल बी force of attraction between object and mass of earth। सही है, ऑब्जेक्ट और मास ऑफ अर्थ के दरमियान क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, F इज इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 अपान R²। देखें M1 से मुराद है उस ऑब्जेक्ट का, पहले ऑब्जेक्ट का मास, और M2 से मुराद क्या है, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास। पहला ऑब्जेक्ट तो हमने स्मॉल ऑब्जेक्ट को कंसीडर किया हुआ है, वो स्मॉल m लिख देता हूँ। दूसरा ऑब्जेक्ट हमने किसको कंसीडर किया हुआ है, ज़मीन को। तो ज़मीन का मास क्या हो जाएगा, कैपिटल M और E, और इनके दरमियान जो फासला था वो क्या था, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर था, वो हमने यहाँ पर लिख दिया RE²। ये किसकी इक्वेशन बन गई, ये बन गई हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की, जो कि उस ऑब्जेक्ट के दरमियान और ज़मीन के दरमियान पैदा हो रही। अच्छा अब मुझे ये बताएं, ज़मीन किसी भी ऑब्जेक्ट को जितनी ताकत से खींचती है, पुल करती है, उसको क्या कहते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने वेट की डेफिनेशन पढ़ी थी ना। वेट की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, वेट इज द पुल ऑफ अर्थ। ज़मीन तमाम तर चीज़ों को क्या करती है, अपने सेंटर की तरफ खींचती है एक फोर्स के साथ। उस फोर्स को हम किसका नाम देते हैं, उस फोर्स को, ग्रेविटी तो वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स तो है, लेकिन हमने वेट की भी तो एक डेफिनेशन पढ़ी थी ना, याद है वेट की डेफिनेशन। ज़मीन किसी भी चीज़ को जिस कुव्वत के साथ नीचे सेंटर की तरफ खींचती है, उस कुव्वत का नाम क्या है, वेट है। तो अगर मैं कहूँ कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर है, सही है गलत है, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जो ज़मीन ताकत लगाती है किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने के लिए, वो किसके बराबर होता है, ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, हेयर force of gravitation is equal to weight of object। तो अगर इस सेम इक्वेशन को जो कि मैंने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के लिए बनाई हुई है, इसको अगर मैं इस तरह से लिख लूँ, वेट इज इक्वल टू G ME डिवाइडेड बाय RE², सही होगी गलत होगी, सही होगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स असल में उस ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर होगा। वाह, क्लियर होगी बात। अच्छा मुझे ये बताएं, हमने पिछले लेक्चर्स में ये सीखा था, वेट किसके बराबर होता है, वेट की इक्वेशन क्या है, वेट इज इक्वल टू mg, यानी ऑब्जेक्ट का मास, और g जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर मैं वेट की जगह लिख दूं mg इज इक्वल टू कैपिटल G ME डिवाइडेड बाय RE², सही होगा। अच्छा ये मास इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर चला जाए तो डिवाइड हो जाएगा, तो मिटा दूं ऊपर से, लिख लिया है सबने। चलें देखें, अगर मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, ये मास इधर मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड करता हूँ, तो यही इक्वेशन क्या आ जाती है, G कैपिटल G
ME RE के स्क्वायर और ये M, सही है गलत है? अच्छा, ये M इस M को कैंसिल आउट कर रहा है। यहाँ से देखें तो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की इक्वेशन बन जाती है कैपिटल G ME डिवाइडेड बाय RE के स्क्वायर। कंसीडर करें जो हमने ऑब्जेक्ट कंसीडर किया था, छोटा ऑब्जेक्ट, उसका मास खुद ब खुद क्या हो गया है, कैंसिल आउट हो गया। यानी जी, अब अगर इसी इक्वेशन से मैं मिटाऊं इसी इक्वेशन से मैं बनाऊं मास ऑफ अर्थ की इक्वेशन, कैसे बना सकता हूं? ये देखें RE का स्क्वायर यहाँ पर अपान में इधर आ जाए तो, ये देखें अपान में इधर आ जाए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा G RE के स्क्वायर इज इक्वल टू G ME। ओके, और ये कैपिटल G देखें इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आ जाए तो यही इक्वेशन क्या आ जाएगी, G RE के स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल G इज इक्वल टू ME। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, यहाँ कर दूं मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू G RE के स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल G, फर्क पड़ेगा? सबको समझ में आ गई यहाँ तक? अब ये वो चीज़ें हैं जिनकी वैल्यू फिक्स है। मिसाल के तौर पर G की वैल्यू हम जानते हैं ज़मीन के सरफेस के ऊपर कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे तो बदलती रहती है, हाइट पे जाएंगे तो बदलती रहेगी, लेकिन हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे कंसीडर किया हुआ है, तो ज़मीन के सरफेस पे इसकी वैल्यू कितनी है, 9.8। अच्छा, यहाँ पर ये जो कैपिटल G है इसकी वैल्यू भी फिक्स है, कितनी है, 6.67 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। हाँ जी, kg स्क्वायर। अच्छा देखें, इसके बाद ये रेडियस ऑफ अर्थ, इसकी वैल्यू भी फिक्स है क्योंकि वो बदल तो नहीं सकता, ज़मीन एक ही साइज की है। तो रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, 6.38 इंटू 10 पावर 6 मीटर। ठीक है, अगर हम इसको वैसे मीटर्स में लें तो कितने बनते हैं, 63,80,000 मीटर। अगर ये सारी वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट कर दें तो हमें मास ऑफ अर्थ मिल जाएगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें कांस्टेंट है और इनकी वैल्यू फिक्स है, हमें पता है, यही वैल्यू हमें पुट कर देते। इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। क्या लिखूँ, पुटिंग दी वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। अगर इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू पुट करें, देखें मास ऑफ अर्थ स्मॉल जी की ये वाली वैल्यू 9.8 मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ अर्थ ये वाली वैल्यू 6.38 इंटू 10 पावर 6, ऊपर स्क्वायर दे दें, कैपिटल G 6.67 इंटू 10 पावर -11। अच्छा देखें, अब ये तो 9.8 वैसे का वैसा रहेगा। पहले जब हम 6.38 के स्क्वायर करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 6.38 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6.38 से, करीब 40.7044 मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा 10 वैसे लिखेंगे, अंदर की पावर और बाहर वाली पावर वैसे भी मल्टीप्लाई होती है, तो 6 टू द 12 हो जाएगा, अपान में आ जाएगा 6.67 इंटू 10 पावर -11। अच्छा, अब 9.8 को मल्टीप्लाई करें 40.7044 से, 398.903 मल्टीप्लाई 10 पावर, अच्छा नीचे ये 6.67 लिख दें, मल्टीप्लाई 10 पावर -11 कर दें। अच्छा, अब 398.903 को डिवाइड कर लें 6.67 से, 69.805 इंटू 10। अच्छा देखें इधर आगे सुने, ये माइनस का 11 है ना पावर 10 पे, ऊपर जाएगा तो प्लस का 11 हो जाएगा।
अच्छा, अगर मैं इसे राउंड ऑफ कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं 60 इंटू 10 पावर 23, सही है गलत है? अच्छा, अगर ये ज़ीरो ख़त्म कर दूं, इधर पावर 1 बढ़ा दूं, जाहिर है कि इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, 6 इंटू 10 पावर 1 मल्टीप्लाइड 10 पावर 23। अगर इसको आगे लिखें तो 6 इंटू 10 पावर 24 kg, ये हमें मास ऑफ अर्थ का आंसर मिल जाता है। यानी ज़मीन का जो मास है वो कितना है? 6 इंटू 10 पावर 24 kg।